जांच एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर पर नजर रखने की खुली छूट दे दी है। जांच एजेंसियां न सिर्फ नजर रख सकती हैं बल्कि कंप्यूटर में स्टोर इनक्रिप्टेड यानी कोड में छिपा डाटा सेव भी कर सकती हैं और खोल भी सकती हैं। इसका आप पर क्या असर होगा? विपक्ष इसे असंवैधानिक क्यों बता रहा है? सरकार क्यों कह रही है कि ये व्यवस्था पहले से है? सोनिया राहुल का नेशनल हेराल्ड बेघर क्यों हुआ? क्या बिहार में पासवान और बीजेपी के बीच सीटों का झगड़ा सुलझ गया? बंगाल में बीजेपी के रथ का पहिया अब कहां फंसा? ऐसी हर अहम खबर के नहले पे सटीक विश्लेषण का दहला आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नहले पे दहला इस वक्त की टॉप 25 खबरों के साथ। जौनपुर में मामूली विवाद में महिला के साथ मारपीट, रास्ते के विवाद में की पिटाई, शिकायत के बावजूद अब तक नहीं हुई कार्रवाई। सहारनपुर में रोड रेज में महिला ने युवक की जमकर की पिटाई, युवक की गाड़ी से टकराने के बाद सड़क पर गिर गई थी महिला। दिल्ली में ठग गैंग की करतूत सीसीटीवी में कैद, नोट का लालच देकर कार से नोटों से भरा बैग लेकर हुआ फरार। हरिद्वार में संपत्ति विवाद में गोलीबारी, बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर हिंसा में शामिल 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। हिंसा के साथ इन पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या का भी आरोप है। मायावती ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है, कहा राज्य में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर फिर रोक लग गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है। पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदर्शन किया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। खुफिया और 10 सुरक्षा एजेंसियों को कंप्यूटर के डाटा की जांच का अधिकार दिया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों में नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है। सोहराबुद्दीन केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सबूत पर्याप्त नहीं है। पीएम मोदी कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। 3 राज्यों में जीत के बाद राहुल गांधी का मिशन उड़ीसा कल से शुरू हो रहा है। यहां वो 2 दिन में कई रैली को संबोधित करेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी बिचौलिए मिशेल ने जेल में अलग सेल दिए जाने की मांग की है। मिशेल की जमानत याचिका पर कल फैसला होगा। दिग्विजय सिंह के खिलाफ हैदराबाद की अदालत ने जारी किया है वारंट। ओवैसी के खिलाफ विवादित बयान को लेकर वारंट जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास आतंकियों का हमला, स्नाइपर अटैक में आर्मी ऑफिसर शहीद, 1 घायल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा हुआ। मजदूरों पर चट्टान गिर गई जिससे 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। आसनसोल में बीजेपी नेता की हत्या, बूबी गोराई के परिवार वालों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया। नोएडा सेक्टर 63 में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। विदेशियों को ठगने के आरोप में पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मैनपुरी में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद ससुराल वाले शव को घर में छोड़ फरार हो गए। यूपी के बदायूं में बाइक सवार बदमाशों ने होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। यूपी के देवरिया में वैशाली एक्सप्रेस एसी कोच को स्टेशन पर ही छोड़कर आगे निकल गई। ट्रेन के डिब्बे के झटके से अलग होने के बाद यात्री डर गए। बार्सिलोना में पुलिस पब्लिक में झड़प हो गई। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंत्रियों के दौरे का लोग विरोध कर रहे थे। इजरायली सेना ने लेबनान सीमा पर बने सुरंग को विस्फोट कर उड़ा दिया। हिजबुल्लाह ग्रुप के बनाए गए सुरंगों को नष्ट करने का काम शुरू। मुंबई में शाहरुख खान की फिल्म जीरो की स्क्रीनिंग हुई। इसमें अभिषेक, करिश्मा समेत कई सितारे शामिल हुए।
आपके पर्सनल कंप्यूटर पर भी अब सरकारी खुफिया एजेंसियों की नजर होगी। जरूरत पड़ने पर खुफिया एजेंसियां आपके कंप्यूटर में ताक झांक करेंगी, वहां स्टोर डाटा और डॉक्यूमेंट खंगालेंगी और इंक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्ट भी करेंगी। यह फरमान गृह मंत्रालय ने जारी किया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का हवाला दिया गया है। अपने आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2009 में शामिल किए गए नियमों के आधार पर 10 केंद्रीय एजेंसियों को देश में किसी के भी कंप्यूटर की निगरानी करने के लिए अधिकृत किया जाता है। गृह सचिव राजीव गौबा ने जिन एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर पर नजर रखने के लिए ऑथोराइज किया है, उनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, कैबिनेट सेक्रेटरिएट यानी रॉ और डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस शामिल है। सिग्नल इंटेलिजेंस को सिर्फ जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और असम का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी कंप्यूटर की निगरानी के लिए अधिकृत किया गया है। कंप्यूटर की निगरानी का आदेश गृह सचिव ने जारी किया है। केंद्रीय स्तर पर फोन और कंप्यूटर पर निगरानी रखने की मंजूरी गृह सचिव ही देते हैं। वहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकारी और उन्होंने देश की 10 बड़ी जांच और सुरक्षा एजेंसियों को अधिकृत किया है कि देश की 10 सुरक्षा और जांच एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर पर निगरानी का अधिकार है। ये एजेंसियां किसी कंप्यूटर में तैयार, भेजे गए या रिसीव किए गए, स्टोर किए गए सूचना पर नजर रखेंगी। निगरानी के साथ ही जांच और सुरक्षा एजेंसियां कंप्यूटर डाटा को डिक्रिप्ट यानी डिकोड भी कर सकती हैं। गृह मंत्रालय के इस आदेश पर राजनीतिक भूचाल आ गया है। विपक्ष इसे असंवैधानिक और लोगों की प्राइवेसी पर हमला बता रहा है। इतने हालात देश में खराब हो गए मोदी जी के होते हैं कि 130 करोड़ में ही सब खराब हो गए, सभी शक के गहरे में आ गए। पहले इस तरह कहीं जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक होता था, यहाँ कोई रीजन या डिस्ट्रिक्ट होता था कि जहाँ खुफिया एजेंसियों को इस्तेमाल कर। तो अगर ये पूरे देश के लिए है तो क्या पूरा देश के इतना मोदी साहब की सरकार ने खराब कर दिया कि पूरा देश ही अब इतना खराब हो गया है कि जिस पर इनको शक हो गया कि अब पूरे हिंदुस्तान के लोगों के उनको मोबाइल और कंप्यूटर चेक करने पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन क्या जा रही है उसको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये खाली अपोजिशन या विपक्ष या कांग्रेस का मामला नहीं है, ये देश के जो मूल्य, जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो प्राइवेसी थी, वो अब खतरे में पड़ गई। देखिए, ये हम समझते कि गैर संवैधानिक है ये ऑर्डर। ये गैर संवैधानिक इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंटों में ये स्पष्ट किया है कि हर नागरिक का राइट टू प्राइवेसी की अधिकार है, ये मौलिक अधिकार। तो हमारे मतलब कम्युनिकेशंस किसके साथ क्या होंगे, इसके अंदर इस तरीके की हस्तक्षेप करने का ऑर्डर जो जारी किया, और एक नहीं 10 संस्थाओं को, ये एक नागरिकों की अब लिबर्टी और उसकी जो प्राइवेसी है उसके ऊपर एक हमला है। ये मौलिक अधिकार की बात जो होती है उसका उल्लंघन ही तो है ये सीधा। तो हम समझते हैं कि इस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए फौरन। असल में सरकार के पास दूरदृष्टि नहीं है, ये आगे 6 महीने का भी नहीं देख पा रहे हैं। 4 महीने बाद ये सरकार चले जाएगी, ये खुद अपने लिए सब गड्ढा खोद रहे हैं, ये खुद गिरने के लिए। तो अब इसका कौन जिम्मेदार है? ये सब भुगतेंगे खुद, तब तक ये किसी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि फंडामेंटल राइट का सीधा हनन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, मौलिक अधिकार को माना है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने? राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उसका हनन है ये, बिल्कुल उठाएंगे और सदन चलने नहीं देंगे। केंद्र सरकार इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि किसी के भी कंप्यूटर पर नजर रखने का आदेश कोई नया नहीं है। यह आदेश तो यूपीए सरकार ने ही साल 2009 में लागू किए थे। तो एक बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई भारत की सुरक्षा के लिए की गई है और हम प्राइवेसी की पूरी चिंता करेंगे। हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, लाखों लोगों को जेल में बंद किया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सुपरसीड किया था, बहुत से संपादकों को जेल में बंद किया था। वो कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है? हाँ, उसके समय में नीरा नाडिया टेप हुआ करता था, ये भी हमें पता है। आज का यह आदेश बिल्कुल संवैधानिक है, संविधान के दायरे में
कानून के दायरे में देश की सुरक्षा के हित में निकाला गया है और जो सारी एजेंसियों को कोडिफाई किया गया है, तो अब उनकी अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो गई। यही एजेंसियां काम करेंगी और कोई नहीं करेगा। और हर इंडिविजुअल फैसला तब तक लागू नहीं होगा किसी व्यक्ति के बारे में भी, किसी संस्था के बारे में भी, जब तक होम सेक्रेटरी उसको अप्रूवल नहीं देगा। अब आपको बताते हैं कि 2009 के नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 4 में क्या है, जिसका हवाला सरकार दे रही है। आईटी एक्ट 2000 के तहत कंप्यूटर पर निगरानी के लिए 2009 में नियम बनाए गए हैं, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स 2009 कहा जाता है। 2009 के नियमों के सेक्शन 4 में कंप्यूटर की निगरानी के लिए एजेंसी तय करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। इस नियम में लिखा है कि सक्षम प्राधिकारी सरकारी एजेंसी को कंप्यूटर में दर्ज सूचना पर नजर रखने और हासिल करने का आदेश दे सकता है। केंद्र सरकार कह रही है कि गृह मंत्रालय ने अपनी ओर से कोई नियम नहीं बदला है, सिर्फ 2009 में लागू नियमों का भ्रम दूर किया है। 2009 के नियमों में ये साफ नहीं था कि कौन सी एजेंसी कंप्यूटर पर नजर रखेगी। अब गृह मंत्रालय ने देश की 10 बड़ी जांच और सुरक्षा एजेंसियों को इसके लिए ऑथोराइज कर दिया है। साइबर एक्सपर्ट इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या बता रहे हैं, वो भी जान लीजिए। ये कानून 2000 में बना था और इसके जो रूल्स हैं 2009 में बने थे। इन रूल्स के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय तमाम एजेंसियों को पावर दे सकता है, जिसके तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के बाद जो कंप्यूटर रिलेटेड जो जानकारियां हैं, उनका इंटरसेप्शन, उनकी मॉनिटरिंग और उनके डिक्रिप्शन, तीनों के पावर इन एजेंसीज के पास आ गए हैं, जिससे कि अब मोबाइल टैपिंग के साथ साथ इंटरनेट, ईमेल और कंप्यूटर संबंधित जो जानकारियां हैं, उनको भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। कंप्यूटर की निगरानी वाले सरकार के फैसले पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के नेता सरकार को घेरने के लिए राज्यसभा में एकजुट दिखाई दिए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार इसके जरिए देश को सर्विलांस स्टेट के रूप में बदलना चाहती है। ये मौलिक अधिकारों और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि कंप्यूटर निगरानी के आदेश को लेकर अरुण जेटली ने कहा कि ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया है। मूल अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। राइट टू प्रिवेसी जो निजता का अधिकार है देश के सारे हर नागरिक का, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है कि जो राइट टू प्रिवेसी है, निजता का अधिकार है, वो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। देश की 9 एजेंसीज को और दिल्ली पुलिस को एक स्वीपिंग पावर दे दी गई है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कि वो किसी का भी हर जानकारी, हर टेलीफोन, हर कंप्यूटर उसको इंटरसेप्ट करे, उसको मॉनिटर करे। कृपया अपनी बात संक्षिप्त में रखिए। एक मिनट, ये भारत को पुलिस स्टेट बन जाएगी, ये स्वीकार्य नहीं है। शब्दावली आर्टिकल 19(2) से ले ली गई, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जब इसके साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा होगा तो ऑथराइज्ड एजेंसीज को अधिकार होगा कि जैसे टेलीग्राफ एक्ट में नेशनल सिक्योरिटी के केस में वो इंटरसेप्शन कर सकते थे, जिसके माध्यम से हम टेररिस्ट पकड़ते हैं, वो आईटी एक्ट में जब आईटी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होगा तो वही अधिकार पैरेलल उसमें दिया गया। उसके कानून जब आनंद शर्मा जी मंत्री थे तो 2009 में यूपीए सरकार ने बनाए कि कौन सी एजेंसीज होंगी जिनको ऑथराइज किया जाएगा। ये 2009 में कानून बने, उसकी रूल्स बने और उस रूल्स के तहत फ्रॉम टाइम टू टाइम वही एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, नारकोटिक एजेंसी, डीआरआई इत्यादि, जो नोटिफाई हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी भी फोन या कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट को नहीं कर सकता जिसका संबंध नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ या खतरे का है, तो ये ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं। तो तब से लेकर जब से एक्ट बना, दीज ऑर्डर्स ऑफ ऑथराइजेशन आर रिपीटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। 20 दिसंबर को वही ऑर्डर रिपीट हुआ है। गृह मंत्रालय के आदेश में कंप्यूटर की निगरानी की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार की नजर में कंप्यूटर का मतलब क्या है ये समझेंगे तो आप अपना स्मार्टफोन भी टटोलने लगेंगे। जी हाँ, 10 एजेंसियों को डाटा खंगालने का जो अधिकार दिया गया है, वो एजेंसियां आपके कंप्यूटर ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन में स्टोर डाटा, फोटो, टेक्स्ट, वीडियो सब कुछ भी इंटरसेप्ट कर सकती हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर सकती हैं और अगर डाटा इंक्रिप्टेड है तो उसे डिक्रिप्ट भी कर सकती हैं। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कंप्यूटर रिसोर्स शब्द लिखा गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000
में कंप्यूटर रिसोर्स शब्द लिखा गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कंप्यूटर का मतलब क्या है वो भी जान लीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कंप्यूटर की जो परिभाषा दी गई है उसके मुताबिक कंप्यूटर मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या दूसरी हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस या सिस्टम जो तार्किक, अंकगणित और मेमोरी आधारित कार्य करता है। इसमें सभी तरह के इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या संचार सुविधा शामिल है जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो। दरअसल 2000 में जब आईटी एक्ट लागू हुआ था तब दुनिया में एंड्रॉइड यानी स्मार्टफोन था ही नहीं। आईटी एक्ट में सेफगार्ड और इंटरसेप्ट करने के नियम 2009 में लागू हुए और उसी साल भारत में पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। इसलिए कानून में स्मार्टफोन शब्द का जिक्र नहीं है। बस कंप्यूटर की परिभाषा इतनी व्यापक है कि उसके दायरे में स्मार्टफोन अपने आप आ जाता है। कंप्यूटर की निगरानी के फरमान पर विपक्षी बवाल मचा रहे हैं। संसद में हंगामा करने का नया मुद्दा मिल गया है। सवाल यह है कि आखिर गृह मंत्रालय को ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा? लोगों के कंप्यूटर, स्मार्टफोन की निगरानी से गृह मंत्रालय क्या हासिल करना चाहता है? सरकार का कहना है कि आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। इसके जरिए फेक न्यूज से माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखी जा सकती है और माहौल खराब होने से रोका जा सकता है। साथ ही देश के दुश्मनों को गोपनीय सूचना भेजने वालों पर नजर रखने के लिए भी ऐसा करना जरूरी है। केंद्र सरकार अपने आदेश के लिए आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 का हवाला दे रही है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 के पहले सब सेक्शन में लिखा गया है कि अगर नियंत्रक संतुष्ट है कि देश की संप्रभुता और एकता, सुरक्षा, शांति व्यवस्था या मित्र देशों के हित के लिए जरूरी है, वो किसी सरकारी एजेंसी को कंप्यूटर संसाधन से भेजी जा रही सूचना को इंटरसेप्ट करने का आदेश दे सकता है। किसी संज्ञेय अपराध के लिए लोगों को भड़काने से रोकने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। धारा 69 के सब सेक्शन 2 में लिखा गया है कि अधिकृत सरकारी एजेंसी के कहने पर उपभोक्ता या कंप्यूटर संसाधन के प्रभारी को सूचना डिक्रिप्ट यानी डिकोड करने में सभी सुविधाएं और तकनीकी सहयोग मुहैया कराना होगा। धारा 69 के सब सेक्शन 3 में लिखा है कि अधिकृत सरकारी एजेंसी की मदद न करने वालों को 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्रालय का आदेश असंवैधानिक है, इससे लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। अब समझते हैं कि इस बारे में संविधान और कानून क्या कहता है। पहले बात राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के संवैधानिक अधिकार की। संविधान में आर्टिकल 21 में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को दिया गया है। इसके तहत ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निजता को हर नागरिक का मूलभूत अधिकार माना है। हालांकि टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5 में सरकार को किसी की भी निजी सूचना या संदेश की निगरानी का अधिकार है। टेलीग्राफ एक्ट के तहत पब्लिक इमरजेंसी या सुरक्षा के लिए मैसेज इंटरसेप्ट करने का हक सरकार को दिया गया है। इसमें लिखा है कि केंद्र या राज्य सरकारें किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकती हैं। केंद्रीय एजेंसियों को मैसेज इंटरसेप्ट करने के लिए होम सेक्रेटरी ऑथोराइज करते हैं। ऐसी व्यवस्था देश में पहले से है। कंप्यूटर की निगरानी का आदेश होम सेक्रेटरी ने ही जारी किया है, जो सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ये व्यवस्था कानून में है और फिर इस पर इतना क्लेश क्यों? और इस नोटिफिकेशन से क्या बदल जाएगा वो भी समझिए। पहले यह सिस्टम था कि जांच एजेंसी संदिग्ध की पहचान करते थे और इंडिविजुअल केस के आधार पर निगरानी के लिए प्रपोजल बनता था। अब अधिकृत जांच एजेंसी किसी की भी निगरानी कर सकती है। नोटिफिकेशन का मतलब यही निकल रहा है। पहले की व्यवस्था में संदिग्ध की निगरानी करने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी। मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस किसी के फोन या कंप्यूटर की निगरानी करना चाहे तो उसे पुलिस कमिश्नर के जरिए गृह सचिव से परमिशन लेनी होती थी। गृह मंत्रालय ने 10 एजेंसियों को अधिकृत कर दिया है। नोटिफिकेशन की भाषा से लगता है कि इन एजेंसियों को एडवांस में अधिकार मिल गया है। इसी वजह से ये गफलत पैदा हो रही है और विवाद भी, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 10 एजेंसियों को अधिकृत किया जाता है। अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या गृह मंत्रालय से अलग से मंजूरी नहीं लेनी होगी? हालांकि गृह मंत्रालय ने सफाई दी है कि हर मामले में पहले की तरह मंजूरी लेने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ क्यों नहीं लिखी गई है। नोटिफिकेशन में भाषा की वजह से अगर गलतफहमी हुई है तो भी ये मामला गंभीर है, क्योंकि राफेल विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार भाषा और ग्रामर के झमेले में फंसी थी और उसका कोई हल अब तक नहीं निकला है। अब हमारे रिपोर्टर्स की जुबानी समझिए कि कंप्यूटर पर सरकार की खुफिया नजर का मतलब क्या है और इस पर राजनीति क्यों हो रही है।
गृह मंत्रालय द्वारा कंप्यूटर के मॉनिटर करने के फैसले पर गजट जारी होने पर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। विपक्षी दलों ने इसको लेकर संसद में जहां सरकार की घेरेबंदी की, वहीं कई दलों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि इससे पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में संदेह होने पर सुरक्षा एजेंसियां फोन मॉनिटरिंग करती थी। यूपीए के समय भी ये होता रहा है। पहले 3 एजेंसीज थी जो मॉनिटर कर सकती थी इंटेलिजेंस इनपुट के लिए, लेकिन अब जो गैजेट आया है उसमें 10 एजेंसीज के लोग आपके मॉनिटर में, सिस्टम में क्या कुछ है सब कुछ खंगाल सकेंगे। सवाल इस पे नहीं उठ रहा है कि कैसे काम होगा, सवाल इस बात पे भी नहीं उठ रहा है कि इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। सवाल इस बात पे उठ रहा है कि जब 10 एजेंसियों के लोग आपके मॉनिटर और सिस्टम को खंगाल सकते हैं, तो पहले मॉनिटर, सिस्टम और कंप्यूटर पे काम होता था, लेकिन क्रांति के बाद अब कंप्यूटर के बजाय आपका स्मार्टफोन इन सब चीजों के लायक है। जी हाँ, यानी आपके स्मार्टफोन पे ही सारे वो डाटा होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है। यानी अब आपके स्मार्टफोन और आपके हाथ में जो फोन है उसको भी ये एजेंसीज खंगाल सकती हैं। लेकिन उसके साथ एक चीज साफ साफ है, कोई भी एजेंसी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। जब तक कोई इंटेलिजेंस इनपुट ना हो या सबूत ना हो, वो आपकी जानकारी नहीं खंगाल पाएंगी। कहा यह भी जा रहा है कि भारत सरकार ने ये ऑर्डर जो जारी किया है ये विदेशी कंपनियों पर नकेल कसने के लिए जारी किया है। इससे पहले भी कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है जिस पर आरोप लगा था कि उसने भारतीयों के डेटा की एक तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से चोरी की, और इसी तरह का जो डेटा है भारतीयों का वो तमाम विदेशी कंपनियों के पास है। लेकिन अब इस आदेश के आने के बाद तमाम एजेंसी जो है वो इसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगी। लेकिन एक बात जो भारत सरकार को स्पष्ट करनी होगी वो ये कि इस मॉनिटरिंग के लिए एक पूरी प्रक्रिया है अनुमति की, जिसको एजेंसीज को फॉलो करना होगा। अब कुछ अन्य खबरें। देश में इन दिनों भगवान हनुमान की जाति पर संग्राम छिड़ा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को दलित बताया तो बीजेपी के दूसरे नेताओं ने बजरंग बली को जातियों में बांटना शुरू कर दिया। हनुमान जी को आदिवासी और मुसलमान बताने वाले अब उनके डीएनए पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। कभी दलित आदिवासी हनुमान तो कभी ब्राह्मण हनुमान। जय हो तुम्हारी ही बजरंग बली। कभी मुसलमान हुए पवन पुत्र तो कभी बजरंग बली का जाट अवतार। त्रेता युग में थे तुम, आए द्वापर में, तेरा कई युग में आना कष्ट हो गया। नेताओं की सियासी भक्ति कहें या फिर जाति की राजनीति। विधानसभा चुनाव के बाद भी बजरंग बली में अपने अपने धर्म तलाशे जा रहे हैं। एक दिन पहले राम भक्त हनुमान को यूपी में बीजेपी विधायक बुक्कल नवाब ने मुस्लिम बता दिया, तो आज उसी पार्टी के मंत्री लक्ष्मीकांत नारायण को हनुमान जी जाट नजर आने लगे। वहीं बीजेपी सांसद उदित राज ने हनुमान के डीएनए पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि विज्ञान में हनुमान का कोई अस्तित्व ही नहीं। हनुमान जी जिस तरह से भगवान राम की पत्नी सीता माता का अपहरण हुआ और उसमें रावण ने किया, और हनुमान जी इसमें बीच में दास के रूप में, भगवान राम के दास के रूप में बीच में शामिल हुए। तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है, इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे। ये तो आदिवासी ही रहते हैं, तो आदिवासी मानना चाहिए। और साइंस की दृष्टि से देखा जाए, आर्कियोलॉजी के दृष्टि से देखा जाए तो कुछ नहीं मिलता। साइंस में जब तक ये डीएनए न उसका मिले, या कार्बन डेटिंग न हो, या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस न हो, तो कैसे हो सकता है किसी के मामले में। जहां तक हमारा मानना है, हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे, और हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमजान, फरमान, जीशान, कुर्बान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब हनुमान जी पर ही समझ रखे जाते हैं।
करीब करीब। वैसे हनुमान जी की जाति की जंग से देश परेशान है, लेकिन नेताओं की धार्मिक सियासत को हवा दी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जब विधानसभा चुनाव में राजस्थान के अलवर में एक रैली के दौरान योगी ने हनुमान को दलित बताया था। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। हनुमान की जाति पर सियासी शोर मचा तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। उनका नाम तो भगवान है कि उसे सब अपना बताएं। तो भगवान की कोई जाति नहीं होती, पर सबको लगता है कि हमारे हैं तो सब अपनी भी बात करें, अच्छी बात है। ये भगवान का भगवत प्रकट हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने जो परंपरा शुरू की है उसका अंत कहाँ होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंगबली हनुमान जी को कोई दलित बताता है, आज बुक्कल नवाब वो इन्हें मुसलमान बताते हैं, और ये मजाक हो गया। लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर एनडीए में जारी खींचतान के बीच गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव के लिए 6 सीटें ऑफर की है, जबकि बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बीजेपी रामविलास पासवान को असम से अपने कोटे से राज्यसभा सीट देगी। इसी के साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उठा विवाद थम जाएगा। कल इसे लेकर एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से संसद परिसर में आज एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने मुलाकात की। इसके बाद नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे। माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान ने सभी से बातचीत के बाद ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर लगाई है। हालांकि इसका ऐलान अभी होना बाकी है। मेरी तो उम्मीद है कि और जल्दी हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो जाए। मैंने अभी बातचीत चल रही है। देखिए, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ सीट एक मुद्दा नहीं है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है और मुझे लगता है जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले छोड़े। झड़प के दौरान एक पुलिसकर्मी और एक कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हाजीपुर में कारोबारी और बीजेपी नेता गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपनी मांगों को लेकर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने मोर्चा निकाला। जैसे ही ये मार्च पटना के गर्दनी बाग से राजभवन की ओर बढ़ा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद कार्यकर्ता हंगामे पर उतर आए और पुलिस से झड़प हो गई। नीतीश कुमार जी की सरकार, चाहे वो लालू यादव के साथ था चाहे बीजेपी का, हम किसला को याद करेंगे और आज गुंजन और अखिलेश जायसवाल को याद करेंगे और आज एक एक व्यापारी और एक एक बिहार के लोगों का याद करेंगे। यदि हालात बिगड़े हैं तो सरकार को 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए बीजेपी की रथ यात्रा पर फिर से रोक लगा दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया है। दरअसल गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए बीजेपी की 3 रथ यात्राओं को हरी झंडी दी थी। इसके बाद ममता सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया था। डेमोक्रेटिक एक मूवमेंट है, ये गणतांत्रिक आंदोलन, लोकतंत्र का पक्ष में ये आंदोलन है। इसके लिए 7 दिन 10 दिन डिले होना या अपेक्षा करना सेटबैक का बात नहीं है, क्योंकि बंगाल में सबसे बड़ा बात है, आप लोग जानते हैं, जो हम लोग तैयार है, आम आदमी तैयार है, आम जनता तैयार है, सिर्फ सरकार इसको होने नहीं दे रहा है। तो इसीलिए एक दिन ना एक दिन करने ही देना होगा। कोर्ट देखिए, ममता बनर्जी जी आप बोले हैं कोर्ट का डिवीजन बेंच सोई आपको ऑर्डर दिए हैं। हम लोग किसी अन्याय यदि बीजेपी को रथ निकालना है, आइए बैठिए, आप लोग मैंडेट हम इधर से निकालेंगे उधर से निकालेंगे। हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर हम लोग को देखना है, पश्चिम बंगाल का हम लोग का मुख्यमंत्री।
गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर केस में आज सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में ये फैसला दिया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसजे शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि हमें इस बात का दुख है कि 3 लोगों ने अपनी जान खोई है, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि इन पुलिस वालों ने ही सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और तुलसी प्रजापति को मारा था। बरी होने वालों ने फैसले को सत्य की जीत बताया, तो वहीं सोहराबुद्दीन का परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने ये माना है कि सोहराबुद्दीन की हत्या गोली लगने से हुई है, मगर सोहराबुद्दीन को जो गोली लगी थी वो कोर्ट के सामने मौजूद किसी आरोपी ने चलाई थी, तो कोई पुरावा नहीं आया। तुलसीराम प्रजापति जो है वो बस में तीसरा व्यक्ति था जिसको एब्डक्ट किया गया था, वो भी कोर्ट के सामने सिद्ध नहीं हुआ। तुलसीराम के इनकाउंटर को कोर्ट ने जीनियन इनकाउंटर माना है। कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि तुलसीराम जो है उसको कस्टडी से ले जाते समय भाग गया था और दूसरे दिन जो है इनकाउंटर में मारा गया। ये डिफेंस की जो थ्योरी थी, कोर्ट ने इसको सही माना है। मैं एप्लीकेशन किया था तो सीपीसी 193 के मुझे हाईकोर्ट ने मुझे आरोपी बनाया था। बाद में इसकी तपास ये सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने भी मेरा 4 दिन का रिमांड लिया था। सीबीआई ने भी 4 पे मुझे विटनेस गिना था, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर था सीपीसी 193 के मुताबिक मुझे आरोपी गिनने का, तो मैं आरोपी था और आज केस चल गया है और मुझे खुशी है कि सभी 22 से 22 आरोपी को निर्दोष छोड़ गया है। ये न्याय हित में नहीं है। अमिताभ बच्चन की फिल्म थी अंधा कानून, उसमें कानून अंधा हुआ था, बगैर न्याय कानून बनाने वाले अंधे थे जो इन्होंने इस तरह के फैसला किया है। भ्रष्ट है एजे शर्मा जज, भ्रष्ट है एजे शर्मा जज, भ्रष्ट है सीबीआई, भ्रष्ट है। इन्होंने आरोपियों को बचाया है, वो कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने बचाया है। वो इन्होंने रजनीश राय को नहीं बुलाया, रमन पटेल को नहीं बुलाया, दशरथ पटेल को नहीं बुलाया, नर्मदा भाई को नहीं। सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर केस ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। आइए पूरा मामला समझते हैं। सोहराबुद्दीन शेख का इनकाउंटर 2005 में हुआ था। गुजरात पुलिस ने बताया कि सोहराबुद्दीन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारना चाहता था और पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया। पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा तो केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की जांच में अलग ही थ्योरी सामने आई। सीबीआई के मुताबिक सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी, उसके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति को गुजरात पुलिस ने एक बस से अगवा किया। ये घटना 22 नवंबर 2005 की बताई गई है। सीबीआई ने दावा किया कि उस दौरान सोहराबुद्दीन बाकी लोगों के साथ हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहा था। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 4 दिन बाद सोहराबुद्दीन को अहमदाबाद के पास मार दिया गया। जांच में ये भी कहा गया कि 29 नवंबर को बनासकांठा जिले के एक गांव में कौसर बी की भी हत्या कर दी गई। आरोप ये भी लगाया गया कि तुलसीराम प्रजापति पुलिस का खबरी बन गया था, लेकिन जब पुलिस को उससे खतरा महसूस हुआ तो उसकी भी हत्या कर दी गई। सीबीआई के मुताबिक 27 दिसंबर 2006 को गुजरात और राजस्थान पुलिस ने गुजरात राजस्थान सीमा के पास तुलसीराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन सीबीआई इनमें से एक भी आरोप कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में बड़े बड़े दिग्गजों का नाम उछला था। इस मामले में कुल 37 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2014 में 16 लोगों को बरी कर दिया गया था। बरी किए गए लोगों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पुलिस अफसर डीजी वंजारा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 13 साल बाद कोर्ट ने बाकी आरोपियों को भी बरी कर दिया। आज दिल्ली हाईकोर्ट से गांधी परिवार को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली के नेशनल हेराल्ड हाउस को 2 हफ्ते में खाली करने का आदेश दिया है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हेराल्ड हाउस की लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को जारी आदेश में 15 नवंबर तक ये परिसर खाली करने को कहा था। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद हेराल्ड हाउस खाली करने का फैसला सुना दिया। नेशनल हेराल्ड अखबार का गांधी परिवार से गहरा नाता है। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। आजादी के बाद भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के बैनर तले अखबार चलता रहा, लेकिन वित्तीय संकट की वजह से कई बार अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। 2016 में अखबार को दोबारा शुरू करने की कोशिश हुई। एजेएल ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम शुरू किया, लेकिन केंद्र ने कहा कि हेराल्ड हाउस में 10 साल से कोई भी प्रेस संचालित नहीं हो रही। केंद्र ने यह भी कहा कि लीज के नियमों का उल्लंघन करते हुए इस इमारत का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए लीज रद्द की जाती है। एजेएल ने फैसले को चुनौती दी, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। अब कांग्रेस बीजेपी पर नेहरू की विरासत को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को किसी तरीके से भी
ये जो है करना चाह रहे हैं, उसको खत्म करना चाहते, जो ये देश के अंदर कभी भी उस छवि को कोई मिटा नहीं सकता। हेराल्ड केस में फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी जिक्र किया। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राहुल और सोनिया के खिलाफ केस चल रहा है। दोनों जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में ये टिप्पणी विरोधियों को मौका देगी। कोर्ट की टिप्पणी के सियासी और कानूनी पहलुओं को समझिए हमारे रिपोर्टर्स की जुबानी। दिल्ली हाईकोर्ट के हम फैसले को देखें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर एजेएल की हिस्सेदारी जिस तरह से यंग इंडिया ने खरीदी, उस पर यहां दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह संदेह के घेरे में है कि 99% जो शेयर्स है जिनका ट्रांसफर किया जाता है यंग इंडिया में, जिसके ऑनर्स हैं, अगर हम बात करें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा, तो ये एक संदेह के घेरे में है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि ये एक तरह से एजीएल ने को यंग इंडिया ने हाईजैक किया है। अब कानूनी तौर पर इनके पास दो ही विकल्प हैं, या तो इस फैसले के खिलाफ वो डबल बेंच दिल्ली हाईकोर्ट में जाए या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन इसमें यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि आज से दिल्ली हाईकोर्ट बंद हो गया और दिल्ली हाईकोर्ट अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में खुलेगा। और वही सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को खुलेगा। यानी यहां पर चांस बहुत कम है, खाली करना ही होगा फिलहाल प्रेमाइसिस को। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एजेएल और नेशनल हेराल्ड ये एक ऐसा केस है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर बाहर हैं और इसी मुद्दे को लेकर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हो, उन्होंने लगातार वार किए हैं ऑपोजिशन जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पर। यहां तक कि जो एक नेशनल हेराल्ड का और एजेएल का केस है, ये न केवल कांग्रेस न ही कांग्रेस के सीनियर लीडर्स बल्कि सीधा जो कांग्रेस की पहला परिवार माना जाता है गांधी फैमिली, उस पर एक डायरेक्ट अटैक करने का जरिया है बीजेपी के लिए। सिमर, एक तो कानूनी प्रक्रिया होगी न्यायिक डोमेन और दूसरा हो गया राजनीतिक डोमेन। अब इसको किस तरह से आगे आप बढ़ता हुआ देखते हैं? आशीष, बहुत ही आपने पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है बहुत ही अच्छे से समझाया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनकम टैक्स जो कि एक साइमल्टेनियसली एक प्रोब कर रहा है। सेंटर के 2 आर्ग्यूमेंट थे कि जो एक ओनरशिप यंग इंडिया को दी गई वो पूरा एक शैम प्रोसेस था एजे से इनसे लेके, और इसके लिए 200 करोड़ के ऊपर फाइन भी यंग इंडिया के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी लगा चुका है। और अगर मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊं तो राहुल गांधी की इनकम के ऊपर भी इनकम टैक्स के नोटिस जा चुके हैं। उनको भी 2011 के बाद जितनी राहुल गांधी की इनकम है वो भी इनकम टैक्स ने एक बार दिखाने के लिए वो कराए ताकि जो ट्रांजैक्शंस है उनकी डिटेल निकल पाए। और बाकी तो दूसरा पॉइंट सेंटर का मेन पॉइंट था कि प्रिंटिंग का जो काम था वो वहां पे नहीं चल रहा था। एक पूरे डिकेड से 10 साल हो गए थे प्रिंटिंग का काम नहीं चल रहा था। लीज जो थी उनकी, उसके पूरे नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सेटबैक है, लेकिन कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत थी, कोई गड़बड़ी चल रही थी। इनकम टैक्स का जो रिपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं संज्ञान में रख के डिसीजन दिया गया है। तो ये पॉलिटिकली कांग्रेस ये नहीं बोल सकता कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी उसमें प्रोब करके एक पूरी अपनी रिपोर्ट करके दे चुके हैं। नोएडा में बैठकर अमेरिका से डॉलर ऐंठने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 125 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के अधिकारी बनकर विदेशियों को ठगने का काम करते थे। आरोप यह है कि ये शातिर गैंग लोगों का गूगल से डाटा इकट्ठा कर उनसे संपर्क करता था और अमेरिकी नागरिकों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देता था। जो इनके झांसे में आ जाता था उससे ये लोग 2 से 5 हजार अमेरिकी डॉलर तक की रकम अपने खाते में डलवा लेते थे। जब पुलिस ने विदेशी लोगों को ठगने वाले दर्जन भर कॉल सेंटर पर छापेमारी की तो इस फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। मौके से पुलिस ने 100 से ज्यादा कंप्यूटर, फोन रिकॉर्डिंग का डाटा और भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसे ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों लोगों को चूना लगाते थे। मुकुल गिरी और अफजल नाम के 2 ठगों को लिंक रोड थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों अलग अलग नामी मोबाइल कंपनियों के प्रमोटर हैं। इन लोगों के निशाने पर वो लोग होते थे जो ऑनलाइन मोबाइल फोन खरीदते थे। ये दोनों डिलीवरी करने वाले कुछ लोगों के साथ मिलकर ग्राहकों के हजारों रुपए के महंगे फोन डमी फोन से बदल देते थे। कंपनी से जुड़े लोगों की जानकारी के बाद पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के पास से नामी कंपनियों के फोन भी बरामद किए हैं।
यूपी के जौनपुर में एसपी विधायक के भाई की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल ये पूरा मामला अवैध जमीन पर कब्जे का है, जहां अखिलेश सरकार में मंत्री रहे और मछलीनगर विधानसभा सीट से एसपी विधायक जगदीश सोनकर के भाई दीपचंद्र सोनकर ने गरीब महिलाओं को अपने गुर्गों से लाठी डंडे से दौड़ा कर पिटवाया। बताया जा रहा है कि दीपचंद्र सोनकर गाँव की इन गरीब महिलाओं की जमीन हड़पना चाहता था। जब इन महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। इस दौरान गाँव के लोग बेबस नजर आए। ये पूरी घटना 14 दिसंबर की बताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू के गांगियाल इलाके में बीती रात एक धमाके में एक मकान को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। चश्मदीदों के मुताबिक रात करीब 12 बजे एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे मकान की दीवारें भरभरा कर गिर गईं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मकान भी हिलने लगे। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त इस मकान में कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस ने इस संदिग्ध धमाके से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ पाया है कि धमाके के पीछे कोई आतंकी साजिश थी या नहीं। बीती रात गंग्याल के इस इलाके में एक बड़ा धमाका जो है हुआ है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बताऊं, हम इस समय उसी घर में हैं जहां पे ये एकाएक 3 धमाके हुए हैं। आप देखेंगे उन धमाकों के बाद की तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बयां करती हैं कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। आपको बताऊं, जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त इस घर में कोई नहीं था, मगर जो घर का सामान था, जो उस पूरे सामान की हालत अगर आप देखेंगे, इवन की जो घर की दीवारें हैं वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। दीवारें जो है वो टूटकर जमीन पर आ गई। ये घर के हम लॉबी में है और उसके बाहर जो है मलबा जो पड़ा हुआ है वो अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरीके का वो खौफनाक धमाका होगा। और 3 धमाके एकाएक यहाँ पे हुए हैं। मेरे साथ इस मोहल्ले के जो कॉर्पोरेटर हैं उनसे बात करते हैं, बलदेव सिंह बलोरिया जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि किस वक्त ये हुआ और क्या उस वक्त हालात थे जब ये हुआ है? सर, ये रात को 12:30 के करीब ब्लास्ट हुआ और इस मकान में कोई रहता नहीं था, लेकिन बड़ा जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। आगे पीछे के घर जो थे उनकी खिड़कियां टूटी, दीवारें भी, ये सामने देख रहे हो आप, इनकी दीवारें भी टूटी हैं। और उसके बाद बड़ा दहशत का माहौल है। गुजरात के भावनगर जिले के पिरमबेट द्वीप पर एक नाव में अचानक विस्फोट हो गया। इस घटना के बाद 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नाव में विस्फोट के तुरंत बाद राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया गया है कि नाव में सवार बाकी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि घटना को लेकर ये साफ नहीं हुआ है कि नाव में विस्फोट कैसे हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक देखते ही देखते केवल 40 सेकंड में ही बोट समुद्र में डूब गई। घटना के चलते मरीन पुलिस की टीम के साथ कुछ मछुआरे भी मदद के लिए वहां पहुंचे। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन 4 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि ये बोट पिरमबेट टापू आ रहे एक शिप को डीजल सप्लाई करती थी। तो नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला जारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने गठबंधन के सवाल पर बयान दिया है। अपर्णा ने कहा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को अगर ऑफर मिला तो वह एसपी बीएसपी गठबंधन में जरूर शामिल होंगे। देखिए, अगर मुझे लगता है कि पहले गठबंधन हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी भाई कि एक गठबंधन हो गया है, क्योंकि बहुत समय से दोनों ही पार्टियां प्रयासरत हैं कि गठबंधन हो जाए। और जहां तक चाचा जी का सवाल है कि उनकी पार्टी का होगा कि नहीं होगा, जब अगर उन्हें ऑफर मिलेगा तो वो पहले भी कह चुके हैं कि भाई गठबंधन करने के लिए वो तैयार हैं। उनकी शर्तें जो होंगी, जैसी भी चीजें होंगी, वो फिर देखा जाएगा, वो भी चाचा जी डिसाइड करेंगे। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध पर खड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा। इस लेजर शो में पटेल की प्रतिमा पर आजादी के नायकों की तस्वीरें दिखाकर उन्हें याद किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर को अनावरण किया गया था। मुंबई में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के रिसेप्शन में पूरा बॉलीवुड दोनों को बधाई देने पहुंचा। प्रियंका और निक का यह तीसरा रिसेप्शन था जो
मुंबई के होटल लैंडसेंड में रखा गया था। रिसेप्शन पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए सिनेमा और खेल जगत के तमाम दिग्गज सितारे पहुंचे। हेमा मालिनी, रेखा, जितेंद्र, बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के अलावा कैटरीना कैफ, कंगना रनावत, अनुष्का और रणवीर, दीपिका समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने प्रियंका और निक को शादी की बधाई दी। प्रियंका और निक जोनस के रिसेप्शन में जमकर मस्ती भी हुई। डांस फ्लोर पर रणवीर और दीपिका प्रियंका के साथ जमकर थिरके। दूसरे मेहमानों ने भी इस रिसेप्शन पार्टी में खूब मस्ती की। तो नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दुनिया की खबरें।